दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकटों का वितरण का जो इंतजार था वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। भारतीय जनता पार्टी की आज पहली सूची आ गई है। कैसे उम्मीदवार रहे आपने सब देखा है? मैंने भी सूची देखी है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में बहुत जीतने वाले कैंडिडेटों का रिकमेंडेशन उन्होंने किया है और जिनको टिकट नहीं मिला उन पर भी पार्टी जो है उन्होंने विचार किया है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। और मुझे लगता है कि बाकी जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, अगले कारपोरेशन के चुनाव के अंदर पार्टी उनको, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो जिन कार्यकर्ताओं को 3 या 4 में गया था, चुनाव तो एक को लड़ना पड़ता है, तो पार्टी, जाति, बिरादरी, संगठन सारा देखने के बाद जो मैंने सूची देखी है उसे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अच्छा निर्णय किया है। और मेरे पत्रकार मित्रों, बहनों, आप सबको मालूम है कि पिछले 10 साल से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है और 10 साल में जितना उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया है वह आपने समय समय पर देखा होगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक के दिल्ली सरकार को हटाने की जो मुहिम पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे, धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे। और उसमें अब जब चुनाव निकट आ गया तो दिल्ली के अंदर लगभग हमारे 8 विधानसभा सदस्य थे और 62 सदस्य आम आदमी पार्टी के एमएलए थे। बीच में कुछ लोगों को उन्होंने बदल दिया और दूसरे आ गए। ना तो पहले वालों ने काम किया ना दूसरे वालों ने काम किया और दिल्ली को बेहाल कर दिया। हमने, मेरे इस लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा आती हैं, 10 विधानसभाओं की कुछ समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन जो कॉमन समस्याएं हैं मैं उनको आपके सामने रखकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मैडम से और दिल्ली के उस पूर्व मुख्यमंत्री से जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, झूठ बोलने में अगर किसी को पीएचडी हासिल होगी तो मुझे लगता है कि बगैर सोचे समझे कोई भी सरकार अरविंद केजरीवाल के व्यवहार को देखते हुए उनको झूठ बोलने की डिग्री बहुत आसानी से मिल जाएगी। दिल्ली को बहला बहला कर 10 साल दिल्ली को सैकड़ों वर्ष दूर कर दिया। आज दिल्ली की जो स्थिति है, मैं ये जो चार्जशीट हमने 10 विधानसभाओं में पेश की है, मैं एक एक बिंदु आपके सामने अक्षरशः रखने का प्रयास करूंगा। दिल्ली सरकार हुई कंगाल और कंगाल का भी मैं आपको उत्तर बताऊंगा। आप विधायक मालामाल और शीश महल में केजरीवाल। केंद्र सरकार की एक आयुष्मान योजना जिसके अंदर देश के 33 राज्य उस योजना को लागू करते हैं। 5 लाख रुपए का उनका इलाज कराने का बीमा प्रधानमंत्री जी ने दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली की सरकार और मुख्यमंत्री ने हाउस में टेबल पर रखने के बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं किया और हजारों लाखों लोगों को उसका फायदा होता। क्योंकि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मॉडल है, हेल्थ मॉडल की जो बात करते हैं, केजरीवाल साहब के मोहल्ला क्लिनिक में तो जानवर लेटते हैं, वहां पर उनके चित्रों के ऊपर जानवर पेशाब कर देते हैं। नाम मात्र के मोहल्ला क्लिनिक है। एक एक मोहल्ला क्लिनिक में एक फोन नंबर पर सैकड़ों लोगों के टेस्ट करवाकर फ्री के अंदर पैसा बटोरने का काम करते हैं। अस्पतालों की स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर एमआरआई मशीन नहीं है। दिल्ली के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं तो खराब पड़ी है। दिल्ली सरकार की स्थिति यह है, केवल छोटी मोटी दवाई दे दो और वो दवाइयां भी बाद में पता लगा कि दिल्ली के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई भी दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीआई ने केस दर्ज किया और रोगियों की शिकायत के आधार पर हमारी मांग है कि अगर आपने आयुष्मान योजना लागू की होती तो बहुत दिल्ली के लोगों को उस योजना का लाभ लेकर
आपके अंबेडकर और संजय गांधी अस्पताल में नहीं, अपोलो, मेदांता, बीएलके, गंगाराम, मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराते। आपने 10 साल के अंदर ऐसे गरीब लोगों के ऊपर आपने कुठाराघात किया है। आपको 2015 का मैनिफेस्टो जब मैं पढ़ता हूं तो केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली के लोगों के राशन कार्ड बनाएंगे। 10 साल के अंदर एक भी राशन कार्ड नहीं बना। 10 साल के अंदर एक भी व्यक्ति का कार्ड के अंदर नाम नहीं चला पाए। आपका काम तो केवल राशन कार्ड बनाना है और राशन की दुकानों से राशन बिकवाना है। राशन देने का काम तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी उसका भी क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं कि केजरीवाल का राशन, कौन से केजरीवाल का राशन? 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इनसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री थे, ये सरकारी देश की राष्ट्रीय योजना है, उसको ये दिल्ली में अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं क्योंकि झूठों के सरताज जो ठहरे। एक घर के अंदर 15 साल के 2015 के बाद 16 में किसी व्यक्ति के परिवार के अंदर बेटे की शादी हो गई तो उसकी पत्नी का नाम राशन कार्ड के अंदर नहीं है, और अगर उसके बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे का नाम राशन कार्ड के अंदर नहीं है। तो 10 किलो जो मोदी जी मुफ्त में राशन देते हैं वो केजरीवाल के कारण 10 किलो उनका जो राशन में नाम दर्ज न होने के कारण उनको 10 किलो गेहूं नहीं मिलता। यह मेरा आरोप है। गंदे पानी की बात करें, दिल्ली जल बोर्ड जिस समय कांग्रेस शासन में थी 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। आज 10 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने 73,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया है। 50,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने उनको लोन दिया है और 73,000 करोड़ के घोटाले के होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद दिल्ली की सरकार लोगों के घरों में नल से जल देने में सफल नहीं हो पाई। 85% लोगों को दिल्ली के जमीन का पानी पीना पड़ता है और उससे ज्यादा टैंकर माफियाओं के सरगना बने हुए हैं। टैंकर माफियाओं के आम आदमी पार्टी के लोग टैंकर माफियाओं के सरगना है, वो चलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि ये सरकार टैंकर माफियाओं की सरकार है। तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसे नहीं कहा, ये अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी के राज में टैंकर व्यवस्था बेहाल है। आज उस सरकार से ज्यादा दिल्ली के अंदर जो है टैंकर की बेहाल स्थिति है। टैंकरों से पानी मिलता नहीं है और भ्रष्टाचार का आलम है। गर्भवती महिलाओं को भारत की सरकार 5,000 रुपए देती है, उसको देने में इनकी आनाकानी है। और अगर हम थोड़ी पोल्यूशन की बात करें, 10 साल के अंदर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो स्थिति है, मीटर में 500 आता है। जैसे थर्मामीटर में अगर 105 तक बुखार माना जाता है, अगर किसी को 108 हो जाए तो उसकी बुखार सिर में चढ़ जाता है। इनके मीटर के अंदर 500 नंबर आने के बाद 1200 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया। लोग तो सांस लेने मरने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी झूठी घोषणाएं करने का काम किया। 3 तरह का पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और उसके अलावा जो पोल्यूशन दिल्ली की सड़कों की जो हालत है, जब गाड़ियां चलती हैं तो पोल्यूशन फैलाती है। आपके पास 10 साल में आप इसको पोल्यूशन के कोई समाधान नहीं कर पाए। बरसाती नालों की सफाई आपने नहीं की। आप कहते थे कि दिल्ली नगर निगम मुझे दे दो, मैं दिल्ली नगर निगम के अंदर झाड़ू लेकर दिल्ली को साफ कर दूंगा। 3 साल के आसपास आपके पास दिल्ली नगर निगम है, आज बरसाती नालियां साफ नहीं होती, दिल्ली से कूड़ा उठता नहीं है। और उसके अलावा तो आपने बहुत लंबा चौड़ा वायदा किया था, तो कूड़े के पहाड़ जिसको आप कह रहे थे कि मैं 1 साल में पहाड़ खत्म कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी मैडम से, केजरीवाल साहब से, आ जाइए मेरे भरसवा मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर जितना आपने कूड़े के पहाड़ को हटाया। मैं अभी 2 दिन पहले हम गडकरी साहब से मिले थे और गडकरी साहब ने हमें कहा है कि गंगा की चोट पर कह दो 1 साल के अंदर चाहे बेशक कॉर्पोरेशन के अंदर उनकी सरकार होगी,
यहाँ का निकलने वाला कूड़े को सेग्रीगेशन करके उसमें जो मटेरियल निकलेगा उसको हमारे नितिन गडकरी जी के जो NHAI मिनिस्ट्री है उसमें सड़कों में उसको इस्तेमाल होगा, उन्होंने किया भी है। और उनका कहना है कि गुणवत्ता उससे ज्यादा बढ़ी है। और उनका तो इतना कहना है कि बिटुमन जो इंपोर्ट करते हैं 3 साल बाद हमें बिटुमन खरीदना नहीं पड़ेगा। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री की होती है। जलभराव के अंदर जरा से पानी के अंदर दिल्ली तालाब बन जाती है, नहर बन जाती है। केजरीवाल जी ने तो ये कहा था कि दिल्ली को मैं झीलों का शहर बना दूंगा, लेकिन दिल्ली को गंदे पानी का तो 15 मिनट की बारिश नाले साफ ना होने के कारण और ठेकेदारों की पेमेंट और यहाँ के MLA माला माल हो गए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी परेशान है। और बिजली के बिलों की अगर बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, केजरीवाल साहब PPCA 2 बार PPCA उनके जो पेंशन उनको जो कर्मचारियों को देने के लिए आम आदमी के जेब पर डाका डाला जाता है। 2013 के अंदर जब दिल्ली में हमारे केंद्र में पीयूष गोयल जी हमारे मंत्री थे, बिजली मंत्री थे, तो 1.5% का बिजली कंपनियां एक मुझे लगाई थी प्रपोजल। उस प्रपोजल को उन्होंने ध्यान से फेंक दिया था, बोला बिजली खरीदने का काम आपका है, आपको पूरा टेंडर दिया हुआ है। हमने 1.5% भी बढ़ने दिया था। आज दिल्ली में यूनिट के अलावा 50% अधिभार अलग से लगा रखा है। और भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण और चुनाव के कारण 10 साल तक बिजली कंपनियों से विलीन करके पैसा अपने जेबों में ठूसते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्होंने कहा कि हम जो PPCA 50% करेंगे, हमारी मांग है जब हम सत्ता में आएंगे तो इस PPCA को हटाएंगे और लोगों का बिजली का बिल अपने आप ही हम करने की बात करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, केजरीवाल साहब ने कहा था दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर कि जब हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में 10,000 बसें लेकर आएंगे। आज एक्सपायरी डेट की बसें चल रही हैं, हर चौराहों पर हरी और लाल बस खड़ी हो जाती है, ड्राइवर बैठ जाता है। आपने दिल्ली के अंदर कोई बसें नहीं खरीदी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने 100% इलेक्ट्रिक बसें उन्होंने खरीद कर और दिल्ली को दी है 2000 बसें। उससे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को भी रोकने का काम किया है। इनके पास पोल्यूशन का भी और बस का भी कोई जवाब नहीं है। और खुद को अपने आप को साधारण व्यक्ति कहने वाले जिस गाड़ी से कौसम्बी से आते थे, आज 7 गाड़ियां आगे और 7 गाड़ियां इनोवा, 3.5 फुट का आदमी उसमें बैठता है। तो कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। और बंगले के नाम पर एक साधारण जो बंगला मिलता था जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रहती थी, वो उनके लिए होना चाहिए था। शीश महल 250 करोड़ में जिस समय दिल्ली के लोग कोविड से मर रहे थे और वे अपना शीश महल बना रहे थे, और उस शीश महल के अंदर इस प्रकार का कम्बोर्ड लगेगा जिसमें सोने की परत चढ़ी होगी। हे मेरे देवता, आप किस प्रकार से इस व्यक्ति को इसको उन हालात तक लेके जाओगे। दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम किया, एक बोगे के साथ एक उपा फ्री देने का काम किया, लेकिन भगवान ने भी सुनी उन माताओं बहनों की और उनको शराब घोटाले के अंदर सिसोदिया साहब, केजरीवाल साहब को अंदर जाना पड़ा और वो बड़े खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हम बाहर आ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं बेल पर हो, आधे बेल पर हो, फिर दोबारा मैं जब जाता हूं हरिनगर की तरफ जहां पर तिहाड़ जेल है, वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे केजरीवाल साहब के। वो कहते हैं आएंगे केजरीवाल, और हम भी दिल्ली की जनता भी यही कह रही है, जाएंगे केजरीवाल, जेल के अंदर जाएंगे। आपको इसलिए मुख्यमंत्री पर छोड़ना पड़ा कि आप अपराधी प्रवृत्ति के अनार्किस्ट हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उन्होंने कहा कि आप किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। फिर आपने खड़ाऊ मुख्यमंत्री बना दी जो कहती है कि मेरे साथ की कुर्सी खाली होगी। इस प्रकार का ये राजनीतिक के अंदर वो आपदा की बात करते हैं। कल देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपदा, दिल्ली में जो आपदा आई हुई है इसको नहीं सहेंगे, इसको बदलेंगे। ये आपदा दिल्ली में नहीं है, इस आपदा के शिकार तो स्वयं केजरीवाल साहब है, जो जन्म जात ये सोचते थे कि मैं तो 50 साल मुख्यमंत्री रहूंगा। ये आपदा उनके ऊपर भी आ गई शराब के कारण कि
उनको आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तो उनको आपदा से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री के नाते आपदा के शिकार है। हमारे पास मैंने बता दिया सड़कों की हालत। मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर नांगलोई से लेकर टीकरी बॉर्डर की मैं बात करूं, टीकरी बॉर्डर तक अगर हरियाणा और पंजाब में जाने का एकमात्र रास्ता है, 2-2 घंटे के अंदर लोग केवल 2 किलोमीटर चल पाते हैं। और वहां पर मैंने आज अधिकारियों से पता किया, 10 साल से उनकी सरकार है, 10 साल से आम आदमी पार्टी के एमएलए वहां पर पहले रागड़ा साहब अभी हैं और दलाल साहब पहले थे। एक भी व्यक्ति ने उस रोड के बन जाए, वहां की ड्रेनेज सिस्टम बन जाए, उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैं एलजी साहब को लेकर आया, एलजी साहब के प्रयासों से परसों ही उसका जो है एस्टीमेट पास होकर वर्क ऑर्डर हुआ है। 1.5 साल लगेगा, 1.5 साल तक अब दिल्ली के लोग अभी तक भुगतेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने चुनाव में बहुत सारे वायदे किए थे, मैं उन वायदों को तो आपको आरोप की बात लगा रहा हूं। 3 हमारे रेलवे लाइन के रेलवे फाटक थे, तो करारी 12 रेलवे फाटक कहा जाता है, हमारा देवला फाटक कहा जाता है। और 10 साल 2015 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों रेल फाटक के लिए, एक के लिए 139 करोड़ रुपया कि वो अंडर पास बन जाए, ओवर ब्रिज बन जाए, और घेरवा के लिए 102 करोड़ रुपया दिया। लेकिन दिल्ली सरकार के दोनों एमएलए और दिल्ली सरकार के कारण वहां पर लैंड एक्विजिशन होना था, पीडब्ल्यूडी करना था, 10 साल से ज्यादा योजना चल नहीं सकती थी, इसलिए केंद्र सरकार ने उसको वापस लिया। मैं आंदोलन करके मैं जाकर हमने धरना दिया और उसको योजना को भी हम आगामी योजना के अंदर लेकर आएंगे। आज तो केवल आरोप की बात है, इन सब बातों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार झुग्गियों के लिए बड़ी संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झुग्गियों में जाकर लोगों को आश्वासन दे रहा है कि आपको जो पीने के पानी के लिए आपको 20 रुपए का मयूर चेक लेना पड़ता है, और आप 230 दिन के अंदर 600 रुपए का, थोड़ा बड़ा परिवार हो जाए तो 1200 रुपए का पानी। केजरीवाल साहब कहते हैं पानी फ्री मिलता है। झुग्गी बस्ती में रहने वाला सबसे गरीब व्यक्ति होता है, वो 1200 रुपए महीने का पानी पीता है। और हमने उनको वायदा किया है कि आपके घर के अंदर नल से जल देंगे और आपको स्वच्छ जल देंगे, आपकी झुग्गियों की व्यवस्था को करेंगे। केजरीवाल साहब ने कल एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को आशियाना तो दिया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या बता दी, 24,000 कुछ झुग्गियां उजाड़ दी। मैं चुनौती देना चाहता हूं केजरीवाल जी को, चुनौती है, स्वीकार कर ले, मुझे बता दे कि मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में या दिल्ली के किसी भी पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर कोई झुग्गी इसलिए उजाड़ दी गई कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अगर कोई एक आध झुग्गी किसी सरकारी प्रोग्राम के अंदर आ रही होगी, उसको भी शिफ्ट किया होगा। देश के प्रधानमंत्री ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को हाई राइज बिल्डिंगों में मकान देकर उन्होंने काम किया है। और जो लोग झुग्गी में रहना चाहते हैं, मैं मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर मेरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम है। अगर किसी भी झुग्गी की तरफ दिल्ली की सरकार या नगर निगम देखेगी तो योगेंद्र चंदोलिया बुलडोजर के आगे होगा। मैं मेरे झुग्गी वासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप झुग्गी में रहना पसंद करेंगे तो वहां पर आपकी अच्छी सुविधाएं देंगे। अगर आप फ्लैट में जाना चाहेंगे तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को देश में मकान देने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, बात यह है कि दिल्ली के अंदर 26,000 गेस्ट टीचर हैं। वो गेस्ट टीचर इसलिए बने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो केजरीवाल के स्कूल कहे जाते हैं कि डीएसएसबी ने उन स्कूलों के अंदर वैकेंसी नहीं निकाली। लोग बच्चे जो है ओवर एज हो गए और उसके बाद उनको गेस्ट टीचर के बहाने उनको नौकरी पर लगाया गया। और 2021 के अंदर दिल्ली के उस समय के शिक्षा मंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया जी ने टीचरों के साथ वायदा किया। मेरे पास वो लेटर है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। मात्र 25,721 रुपए उनको सैलरी मिलती है। और जो डीएसएसबी से जो टीचर निकल कर आता है, उससे टीचर को 80,000 से 1,20,000 रुपए सैलरी मिलती है।
हम उनके खिलाफ नहीं है। उन्होंने भी डीएसएस का एग्जाम दिया है, डीएसएस भी एग्जाम लेती नहीं है। पिछले 2 सालों के अंदर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं किए। जब आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करोगे तो बच्चे जो है ओवर एज हो जाएंगे, फिर आप उनको आप गेस्ट टीचर के रूप में लाएंगे। 23,000 टीचरों को 25,721 रुपए देकर आप उन टीचरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनको शुभ शनिवार और रविवार की उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको मई और जून की सैलरी नहीं मिलती। जब उन्हीं बच्चों को वो पढ़ाते हैं, हमारे परमानेंट टीचर, उन्हीं बच्चों को हमारे गेस्ट टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं गेस्ट टीचरों के एक प्रतिनिधि मंडल को मैं लेकर एलजी साहब से मिला था और एक प्रतिवेदन उन्होंने, उनका गेस्ट टीचर एसोसिएशन का कार्यक्रम उन्होंने वहां पर किया था। ये मेरे पास लेटर है जो दिल्ली के उस समय के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया था और उन्होंने कहा था कि टीचरों की सैलरी बढ़ाएंगे। और इस कागज के ऊपर यहाँ पर साइन होने चाहिए थे डायरेक्टर एजुकेशन के, एजुकेशन सेक्रेटरी के, लेकिन मनीष सिसोदिया भी उप मुख्यमंत्री है, उनके भी पावर है, उनकी ताकत है, वो झूठ चुटला नहीं सकते। अगर किसी अधिकारी को कहा हो कि आप इनकी सैलरी बढ़ा दीजिए तो आप अधिकारियों को दोषी ठहरा सकते हैं। मनीष सिसोदिया साहब, 23/12/2021 को आपका लेटर है कि हमने आपकी मांग को ध्यान से सुना है, हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। ऐसे 26,000 परिवार इस प्रकार से नगर निगम के अंदर भी है, नगर निगम के अंदर भी उनका पे स्केल कम है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश जब सत्ता में आएगी तो हम इन गेस्ट टीचरों की सैलरी को बढ़ाने का काम करेंगे, इनको डीए देने का काम करेंगे, इनको जो सुविधाएं उनको मिलती है वो देने का काम करेंगे। मैंने दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल से गुहार की है, मैं एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर गया था और मैं माननीय एलजी साहब से दोबारा भी मैं कल मुझे जाना है, मैं उनसे आग्रह करूंगा इन परिवारों को बिजली जहां महंगी हो, पीने का पानी लेकर पीना पड़ता हो, कन्वेंस के लिए उनको जाना हो, और 25,000 रुपए में क्या उनकी सैलरी में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए आज मेरा ये जो पत्रकार वार्ता है, मेरी 10 लोकसभा विधानसभा की सीटों के ऊपर और भी समस्याएं अलग है। किराड़ी की बात करूं, किराड़ी के अंदर जिस प्रकार से आज भी किराड़ी के अंदर मकानों में पानी भरा हुआ है, और मेरे सांसद बनने के बाद किराड़ी की ही बात करूं तो 11 लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है। ये सरकारी रिकॉर्ड है, थानों में दर्ज है। और एक व्यक्ति को करंट लगने से 2 बच्चों को इसलिए मौत हुई कि वहां के एमएलए ने कहा कि मैं पानी की निकासी नहीं कर सकता, आप मेरे घर से अपना आधार कार्ड दे जाइए, मोटर ले जाइए। आधार कार्ड लेकर मोटर दी और मोटर देने के बाद उसको करंट लगा, उसकी वही मृत्यु हो गई। किराड़ी की दुर्दशा है, रोडों की दुर्दशा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर कोई सफाई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं है। सारी की सारी दिल्ली जो पलट हुई पड़ी है। तो मेरा आरोप है अरविंद केजरीवाल से, आप चुनाव जब आएंगे, मैं लोकसभा चुनाव के अंदर मैं मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। 10 में से 9 सीटें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को विश्वास व्यक्त करते हुए दी थी और मैं एक रिकॉर्ड मतों से जीता था। और मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं मेरी पार्टी के लोगों को, मेरे क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के लोगों को, कि अभी अकेला मैं जूझ रहा हूं। मुझे 10 हाथ चाहिए, मेरे एमएलए चाहिए, और उसके बाद दिल्ली की दिशा और दशा को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री करेगा। तो दिल्ली के जो 10 साल बेहाल है, उस दिन दिल्ली के अच्छे दिन शुरू होंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत पत्रकार मित्रों का धन्यवाद। और आपके कुछ प्रश्न है तो आप बीच में रहते हैं, जैसे करके पूछोगे। हाँ, मेरा जी आपको आयुष्मान योजना से रुकावट वाली बात है, ये टेक्निकल कमी कहाँ है? देखिए, देश के 33 राज्य उस योजना को लागू कर रहे हैं। अगर टेक्निकल कमी कहीं होती तो वहां राज्यों में लागू नहीं होती। टेक्निकल कमी जो है, केजरीवाल जी के माइंड में टेक्निकल प्रॉब्लम है। केजरीवाल के माइंड में, ममता दीदी के माइंड में टेक्निकल प्रॉब्लम है। उस टेक्निकल प्रॉब्लम का इलाज दिल्ली की जनता फरवरी में कर देगी। जी, कल मोदी साहब ने भी आग्रह किया है जो आयुष्मान योजना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, 5 साल तक का कल तक का डेट दिया गया है
कि उनको अनियमित साइन करना चाहिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है कि आपने अभी तक नहीं किया है। 2400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना चाहती थी और उन्होंने नहीं किया है। कोर्ट के आदेश के बाद कल तक लास्ट डेट है जिसको उनको अनियमित साइन करना चाहिए। अगला प्रश्न। ये सभी मेरे 2 सवाल हैं। कल जो है पीएम साहब ने आपदा बोला, दिल्ली में आपदा की, तो उन्होंने जवाब दिया कि केजरीवाल ने कि आपदा बीजेपी में है, सरकार में आपदा नहीं है, बीजेपी में आपदा है। इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, आपदा क्या होती है केजरीवाल को ये पता नहीं है। आपदा वो होती है जब किसी पे संकट आ जाए। वो हमारे कोरोना काल के अंदर गुजरात में भूकंप आया, आपदा आ गई। उड़ीसा के अंदर साइक्लोन आया, पताकाल विपरीत कहते बहुत बड़ी आपदा आ गई। वो हमारे में आपदा नहीं, आपदा केजरीवाल साहब पे आ गई कि आतिशी मुख्यमंत्री बन गई और केजरीवाल साहब बैठे बैठे देख रहे हैं। आपदा उसको कहते हैं, आपदा केजरीवाल के ऊपर आ गई और दिल्ली की जनता इस आपदा को केजरीवाल को भी निपटेगी, आतिशी को भी निपटेगी। और ये आपदा ही तो है। सड़कों पे पानी भरा रहता है, गंदा पानी आता है, बिजली महंगी आती है, लोग अपना आसानी से सांस नहीं ले पाते, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां जा रहा है, ये सारी आपदाओं में गिनती होती है। बाकी जो देश की सरकारें हैं वहां पर इस प्रकार की बात नहीं होती, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के अंदर हमारे बाहर के आने वाले लोगों की संख्या भी बराबर रहती है। तो आपदा का तो प्रधानमंत्री जी ने कल जो कह दिया, तो आपदा तो केजरीवाल को समझ लीजिए कि उन पर आपदा शराब के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उन पे आपदा आई। उस आपदा से वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अगला जब भी मुख्यमंत्री होगा तो बीजेपी का होगा, इसलिए आपदा तो उन पर चिपक। दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास तो नैरेटिव का एजेंडा नहीं है चुनाव उतरने के लिए, इसलिए वो बेफजूल के आरोप लगाते रहते हैं। जिस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, मैं मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में कह रहा हूं कि आप यहां पर गंदा पानी क्यों देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ के पार्क ठीक क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में बरसवा लैंडफिल साइड आपने घोषणा की थी 1 साल में कम कर देंगे, वो आपने क्यों नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली के बिल आपने लोगों को, बिजली कंपनी से मिलकर आप लोगों को लूट रहे हैं, उसका उनके पास क्या जवाब है। आपने कहा था कि मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा, क्या लंदन पेरिस बन गया। आपने कहा था दिल्ली झीलों का शहर बनेगी, दिल्ली जो है पानी के तालाब बन गई। इसलिए एजेंडा हमारा फिक्स है कि दिल्ली की सरकार 10 साल बिहार रही है, वो एक अपनी ये काम बता दे कि दिल्ली की सरकार ने ये काम किया है। राशन कार्ड 2015 के मैनिफेस्टो में था, राशन कार्ड बना दिए क्या। 2018 के बाद बुजुर्गों को पेंशन दे दी क्या। देश के प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ रुपया यमुना नदी को साफ करने के लिए दिया, सारा का सारा डकार गए। क्या ये पर्सन मुझे मेरा पूछने का राइट नहीं है क्या। वो इस बात को बताएं कि 7200 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार मोदी जी ने दिया था, वो पैसा कहां चला गया। दिल्ली की सरकार का इतना बड़ा बजट होने के बाद भी करप्शन आज दिल्ली के इतने घाटे में जलमूल कैसे चला गया, ये पूछने के प्रश्न है। विपक्ष का काम है सरकार के कामों की नाकामों को जनता को बताना। अगर उनको ये बताने में अगर ये लग रहा है कि तो ये हमारा राइट है, जब हम सत्ता में आएंगे, जब वो विपक्ष में होंगे या कांग्रेस होगी, तो वो हमें जो बताएगी कि आपने वायदा किया था, आप खड़े नहीं उतरे। और किसी भी सरकार को कोई भी घोषणा जब करते हैं तो 10 साल का समय पर्याप्त होता है। 10 साल के अंदर तो स्थिति कहां से कहां हो सकती है। केजरीवाल के पास कोई एजेंडा नहीं। सिसोदिया जी, दिल्ली में फ्री पानी के बिल आ रहे हैं और केजरीवाल साहब इस पर चिंता जता रहे हैं। इनका कहना है कि जब मैं जेल चला गया, इन लोगों ने पता नहीं पीछे से क्या क्या किया कि बिल बढ़कर आने लगे, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिल ना भरे, मेरी सरकार आएगी तो बिल माफ कर देगी फरवरी में। अभी दिल्ली में सरकार नहीं। इसी को आपदा कहते हैं। केजरीवाल साहब जेल चले गए, आम आदमी पार्टी के ऊपर आपदा आ गई। मुझे ध्यान है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मैडम आतिशी मुख्यमंत्री बिगड़ मुख्यमंत्री हुए काम करती थी, जा रही थी। सरकार में मंत्री कौन थे?
सरकार में विजय गुप्ता तो मंत्री नहीं थे, वो तो अपोजिशन लीडर थे। आपके मंत्री क्या कर रहे थे? पानी के बिल अगर आपके अफसर जो है आपकी नहीं सुन रहे तो जाकर उपराज्यपाल जी को इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं 1,000 रुपए कैबिनेट पास करती है और 2100 रुपए के फॉर्म भरवाए जाते हैं, और उन्हीं का डिपार्टमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इतना बड़ा विज्ञापन, लाखों रुपए विज्ञापन के खर्च करके कहता है ये हमारी सरकारी योजना नहीं है। तो केजरीवाल साहब, अब तो आप आपदा से भी थोड़ा बाहर आ गए हो, तब ये क्यों हो रही है घोषणा? इनके पास कुछ नहीं है, बिजली के बिल, ये एक मीटर है इनके पास एक, और वो मीटर क्या है? चुनाव आए तो उसको मीटर रीडर को कह दो कि भैया उसको वही दिखा दे और जीरो बिल भेज दो, और उसके बाद मीटर तो देखो चलेगा। आप 100 यूनिट यूज करो चाहे 500 करो, आप उसमें एक बार दिखा दोगे कि भाई दिसंबर की जो रीडिंग है उस रीडर ने कह दिया कि पहले 2750 थी, दोबारा भी 2750 दिखा दे, तो नेचुरल है 2750 तो जीरो बिल, और जब अगली बार बिल आएगा तो 2750 से लेकर वो आ जाएगा 3750। उस समय तक चुनाव निकल चुका होगा, केजरीवाल जी का डमरू जो है चल जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता कितनी भी झूठी घोषणाएं करती है, जब जब वो जो घोषणाएं करेंगे सारी घोषणाएं विपरीत होती हैं। विपरीत होगी, लोग समझ चुके हैं कि मात्र घोषणा है, छलावा है, ठगी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 7 तारीख को 4 बजे दिल्ली के एलजी साहब से मैंने समय लिया है। दिल्ली के अंदर 2000 राशन की दुकानें हैं, 2000, और उनकी कमीशन एक महीने की 10 करोड़ रुपए उनकी कमीशन होती है, और वो पैसा दिल्ली सरकार ने देना है और एडवांस देना है। 4 महीने तो लेट हो गए, जनवरी का एडवांस 50 करोड़ रुपया दिल्ली के राशन दुकानदारों को केजरीवाल नहीं दे रहे, और वो उनको दुकान का किराया, उनके गोडाउन का किराया, उनके नौकर भी काम करते होंगे, उसकी तनख्वाह वो अपनी जेब से दे रहे हैं, सरकार से अपने किए हुए काम का कटोरा भीख मांग रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली सरकार के जो मंत्री इमरान हुसैन सुनते नहीं है। दिल्ली की व्यवस्था कंगाल हो गई है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, वो बात हो सकता है कि कुछ लोगों के गले उतरे ना उतरे, केजरीवाल साहब का और एक विशेष वर्ग का डीएनए एक है। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार का दिवालिया निकल चुका है। सरकार के पास घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को तनख्वाह देने की बात की, और उससे पहले वो कहते थे हवा में गए जय श्री राम, हवा में गए जय श्री राम। संजय सिंह कहते थे, मनीष सिसोदिया कहते थे कि राम के मंदिर बनाने से दिल्ली विकसित नहीं होगी, और केजरीवाल कहते थे कि मैंने मेरी नानी से पूछा, नानी जहां मस्जिद पे तोड़कर अगर मंदिर बने तो वहां पूजा सफल मानी जाती है, तो नानी कहती थी बेटा वहां पर सफल नहीं मानी जाती और वहां पर पूजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूं, वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद कहा कि यहां पर अस्पताल बना देने चाहिए। अरे वो तो योगी बाबा तय करेंगे, तुमने कितने अस्पताल ठीक कर लिए? तुम्हारे अस्पतालों में एक एक बेड पर 2-2 मरीज हैं, तो वो अस्पताल की बात कर रहे थे। और अब वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत देर बाद याद आया चुनाव आते आते कि मंदिर के पुजारियों की तो मुझे सैलरी लगानी है, ग्रंथियों की लगानी है। अरे मामा, जिन इमामों को पैसे दिए थे, तनख्वाह दी थी, उनको तो सैलरी नहीं दे रहे, वो भी आपके घर पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, 18,000 रुपए नहीं दे पा रहे। 18 महीने से अगर हिंदुस्तान का एक वो वर्ग जो अल्पसंख्यक है और जो उसका वोट बैंक है, अगर वह 18 महीने को
किस प्रकार से फेस कर रहा है, अगर वह उसकी कोठी पर प्रदर्शन कर दे तो समझ लो कि दिल्ली सरकार का खजाना खत्म हो चुका है, कि सारा का सारा लुटा दिया गया है। अब तो जो सरकार आएगी और उस रेवेन्यू से उसको पटरी पर धीरे धीरे लाएगी, ये मेरा कहना है। नमस्कार, मैं मिस्टर अमित प्रगति एक्सप्रेस से। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए अभी फिलहाल 2100 रुपए का जो ये एक और प्रलोभन दिया है, तो क्या दिल्ली के पुरुषों के लिए अगर आपकी सरकार पूरी तरीके से बहुमत में आएगी कुछ किया जाएगा? देखिए, सरकारें जो है वो वीकर सेक्शन पे काम करती है। हमारी बहनें हैं, मैं वो अगर 18 वर्ष से बड़ी और उनको देना चाहते हैं, हम कभी किसी का विरोध नहीं करेंगे और विरोध करना भी नहीं चाहिए, वो उनकी पॉलिसी है। लेकिन प्रश्न यहां उठता है कि 3 साल पहले पंजाब में आपने सरकार बनाई थी, आपने कहा था कि पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, और आज मैं भी जब एक कार्यक्रम में था तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, पंजाब से बहनें आई हैं और केजरीवाल के घर पर दस्तक दे दी है। तो 1000, मुझे पंजाबी नहीं आती, और इतने बाहर आ 1000 रुपए ले आ, 1000 रुपए ले आ। 3 धोखेबाजों की सरकार है। वहां अगर वहां दे दिए होते तो यहां देंगे, ना तो वहां दिए ना यहां देंगे। तो आपकी बात है, मैं मेरी पार्टी एग्जाम में रखूंगा कि पुरुषों की भी चिंता करनी चाहिए, मैं रखूंगा आपकी बात। आपकी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में कई उम्मीदवार बदल दिए, जो भी मौजूदा में विधायक है, इस पे क्या लग रहा है? देखिए, बदलना तो सारे चाहते थे। क्या है कि ज्यादा समय 5 साल में एक लट्टू जो होता है ना, धीरे धीरे अपनी रोशनी खत्म कर देता है। उनको पता है कि मेरे विधानसभा के एमएलए ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, काम नहीं किया। एंटी इनकम्बेंसी उनकी थी, इसलिए बदल रहे हैं। राखी बिरला बहुत बड़ी नेता है, उनको मंगोलपुरी छोड़कर भागना पड़ा। मनीष सिसोदिया जी की तो हार उसी दिन हो गई थी कि जिस दिन जंगपुरा चले गए। मतलब आपने काम नहीं किया। अरे आप तो 7 महीने 6 महीने जेल में रहे हो, बाकी 2 साल से तो आप वहां पर थे। आप इधर बदल दो उधर बदल दो, दिल्ली कह रही है आम आदमी पार्टी बदल। एक सवाल है मेरा, फर्जी वोट बैंक को लेकर संजय सिंह ने कहा कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहती है जो रोहिंग्या और बांग्लादेश है उनके वोट काटे गए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, वोट काटने का काम इलेक्शन कमीशन का है। समय समय पर वोट ऐड होते हैं, कटते हैं। आपने संजय सिंह की बात की है, मैं इस पूरी वोट काटने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया, ऐड करने की प्रक्रिया के बात बताता हूं। हमें वोट बनाना है तो 6 नंबर फॉर्म भरना पड़ेगा। हमें वो आदमी खुद एप्लीकेबल होता है, हो जाएगा। अगर मुझे किसी का वोट काटना है, वो व्यक्ति वहां नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो गई है, तो मैं उसका जब वोट काटूंगा तो उसके लिए मुझे 7 नंबर फॉर्म भरना पड़ेगा, और 7 नंबर फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा, मेरे साइन होंगे योगेंद्र चंदोलिया, वोटर नंबर 315 को चैलेंज किया है, श्रीमती भगवती देवी, इनकी मृत्यु हो गई, इनका वोट डिलीट होना चाहिए, तो नीचे मैं उसी पोलिंग का मतदाता होना चाहिए, तो नीचे मैं अपना इलेक्ट्रॉन नंबर डालूंगा। उसके बाद बीएलओ उसको चेक करेगा कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका वोट काटा जाएगा। संजय सिंह झूठी राजनीति में माहिर है। अपनी पत्नी का नाम उन्होंने चैलेंज कर दिया। मैंने पहले भी, आप मेरी उठा के देखिए, मैंने कहा था कि सरासर झूठ नाम आना चाहता, अखबारों में छपना चाहते हैं। 7 नंबर फॉर्म भर के किसने दिया? बाद में पता लगा 7 नंबर फॉर्म उसकी वाइफ की मित्रों ने भर के दिया, और उसके बाद उनकी खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? उनकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। किसी का वोट काटने का काम किसी व्यक्ति का गलत वोट नहीं कर सकता। मधु संतोष देवी उनके परिवार की है। और उसके अलावा मैं जिस क्षेत्र से 15 साल निगम पार्षद रहा, देवनगर वार्ड से, आज उस सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी का पार्षद है और मेयर है। अगर उसकी पत्नी के भी 2 वोट कोई चैलेंज ना करे तो क्या केजरीवाल साहब क्या कहेंगे?
दिल्ली के मेयर की पत्नी होगी तो 2 वोट डालेगी क्या? और रोहिंग्या जो बंगाल से ममता दीदी भेज रही है और वो उनके रोड बनवाने में लगे हुए हैं, क्यों बनेंगे वोट उनके? भारत का नागरिक होना अनिवार्य होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार चेत गई है और उनका जो उन्होंने 14 लाख वोट 2015 में बनाए थे बड़ी बेईमानी करके, एक एक ऐसे ऐसे मकान है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, छुरिया मोहल्ला तुगलकाबाद गांव के अंदर है, वहां पर मावी साहब ने अपने घर की लिस्ट देखी तो घर के 5 लोग थे। उन्होंने कहा हमारे घर में 7 नाम जुड़ गए। वो ARO के पास गए, बोला हमें नहीं पता कहां से जुड़ गए। बोला हमारे तो कमरे ही 2 हैं और 5 लोग हैं, ये 7 मंजूर साहब कहां से आ गए, बेगम फातिमा कहां से आ गई, मैं जानता ही नहीं। तो अगर ये वोट नहीं कटेंगे तो क्या उसके लैंडलॉर्ड के वोट कटेंगे? जानबूझकर दिल्ली के चुनाव को जीतने के लिए जो अरविंद केजरीवाल रोहिंग्याओं के नाम पर और एक एक विशेष वर्ग के नाम पर वोट बनवाने का जो काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने कई एफआईआर दर्ज करा दी है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मांग करना चाहता हूं, मेरे यहाँ का विषय नहीं है, मेरा पुराना, उसकी पत्नी के ऊपर, मेयर की पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यह आपका अधिकार है, वरना वो तो 2 वोट डाल देती और डाले भी होंगे। पहले भी उन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। ऐसे 50 महेश खींची, 50 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 जगह वोट बढ़ा रखा है। इस बार जो है चुनाव आयोग वोट सकती है। सर जी, मेरे 2 सवाल हैं। मैं एक ही प्रश्न है, सब पूछ लेता हूँ। पहला तो आपने ये कहा कि जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला है और घाटे में चल रही है। अभी अरविंद केजरीवाल टोटी से पानी पी करके और उन्होंने ये वादा किया कि अब हर घर में टोटी खोलिए और पानी पी सकेंगे, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ जुड़ता है। पहले मैं इसका जवाब दे दूं आपको। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं टूटी से उन्होंने पानी पिया, राजेंद्र नगर में उन्होंने पानी पिया। मैं राजेंद्र नगर में उसी मकान के 200 मीटर दाएं, 200 मीटर बाएं, 200 सामने, 200 पीछे मेरे साथ वो चले। अगर वहां पानी आ रहा हो उस पानी को पी लें, उस पानी को पी लें। और वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, 70 विधानसभाओं में जाए ना, मेरे साथ चले। वो जो पानी पिएंगे उस पानी को मैं भी पीऊंगा। ये पानी के प्रायोजित तरीके अरविंद केजरीवाल के पुराने फेल हो गए हैं। अगर पानी पीना है, मेरे वीरेंद्र सचदेवा मेरी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2025 में डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर। मेरे प्रदेश अध्यक्ष तो डुबकी लगाकर अस्पताल में दाखिल हो गए, आप तो हाथ ही लगा दो। ये हमने थोड़ी कहा था कि मेरे मंत्री डुबकी लगाएंगे, ये आपने कहा था। केवल झूठ और पाखंड है। मेरे साथ आ जाए, मैं कह रहा हूं जगह भी वही तय कर ले, 10 जगह में ड्रॉ निकाल लो, पानी पी ले वहां का। वो किसी झुग्गी में पानी पी सकते हैं जाकर? पानी नहीं पी सकते, पानी आएगा तो पिएंगे। और इसलिए कह रहे हैं बिल मत भरो, कहीं ना कि बिजली के बिल मत भरो, कहीं जरा आपकी जानकारी के अनुसार 26,000 करोड़ का यमुना पावर और राजधानी पावर का दिल्ली सरकार की बिजली की 3 कंपनियां हैं, इंद्रप्रस्थ, प्रगति, उनसे ये कंपनियां बिजली लेती हैं, एनटीपीसी से भी लेती हैं, हिमाचल से भी खरीदती हैं। उन दिल्ली के पावर हाउस को, जिसका नियंत्रण आतिशी मैडम के हाथ में है, उनसे बिजली ले ली है और उनको 26,000 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव के बाद 26,000 करोड़ रुपया इन बिजली कंपनियों को देना पड़ेगा। उड़ीसा का उदाहरण देना चाहता हूं। 7 साल के बाद समीक्षा होती है कि जो बिजली कंपनी बिजली सही दे रही है नहीं दे रही। और वो 3 पावर हाउस अगर प्राइवेट होते अब तक हाई कोर्ट चले जाते, लेकिन वो 49% दिल्ली सरकार का हिस्सा है, 51% कंपनियों का हिस्सा है। और केजरीवाल साहब कब तक वो पैसे को बचवा के रखेंगे? तुरंत उसकी भी इंक्वायरी होगी और उन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और उनसे पैसा लिया जाएगा और पूरे देश में वो कंपनियां कभी बिजली सप्लाई नहीं कर पाएंगी। थैंक यू। देखिए, ये पूरी की पूरी योजना फर्जी थी।
सरकार की जो योजना होती है कैबिनेट में पास होती है और अपने मंत्रालय को विश्वास में लिया जाता है। उसके अंदर इन्होंने कुछ कंपनियों को हायर करके वो लड़के बिठा दिए और महिलाओं के साथ वो एप्लीकेशन ली और इसलिए उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में से पैसे निकले हैं, एफआईआर भी हुई है। यह काम जो है ये आनन फानन में किया हुआ काम है। अगर इसी काम को अगर वो देना चाहते थे तो आज से 5 साल पहले देते, जब दोबारा सत्ता में आए थे। आखिरी समय में इन महिलाओं की सारी, अभी तो और भी घटनाएं होंगी, उनके सारे रिकॉर्ड ले लिए गए हैं और रिकॉर्ड लेने के बाद कभी भी उन महिलाओं को पैसे तो कम मिलेंगे लेकिन उनके पैसे निकल जाएंगे। उसके लिए केजरीवाल साहब को कोई जवाब नहीं। चलो जी, अगर बात है बक्कर वाला एरिया में कुछ बीएलओ वोट चेक कर सर्वे करने कर गए थे तो कुछ लोगों ने डांटना धमकाना चालू करा क्योंकि वो लोग वहां रहते ही नहीं है जिनके सर्वे हो रहा है। देखिए, इसी बात की तो बीजेपी मांग कर रही है कि फर्जी वोटों को काटो और इसी बात का केजरीवाल साहब के पेट में दर्द हो रहा है। जो व्यक्ति जहाँ रहता है वो किसी भी धर्म संप्रदाय जाति का हो, उसका राइट है रहने। जो वहां रहते नहीं है तो उनका वोट नहीं कटेगा तो मेरा थोड़ी कटेगा। सर, क्या लग रहा है पुजारी से लेकर के महिलाओं तक तमाम घोषणाएं, जब चुनावी समय नजदीक आ गया तब ये तमाम घोषणाएं हो रही हैं? ये सारी घोषणाएं फर्जी घोषणाएं हैं। आज पंजाब की महिलाओं ने प्रदर्शन किया है कि 1000 रुपये हमें मिलता था, वो केजरीवाल के घर पे गई है। अभी मुझे बताया है कि थाने में डिटेन किया हुआ उनको। तो आप जो है फर्जी घोषणाएं करना बंद कीजिए, पहले पंजाब में 1000 रुपये देने का काम कीजिए। सर, क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र कब तक मिलेगा? बीजेपी का घोषणा पत्र आज हमारे उम्मीदवार, अभी मुझे यही पता लगा उम्मीदवार हमारे घोषित हुए हैं और अभी घोषणा पत्र भी तुरंत जल्दी आएगा। सर, मोदी जी लगातार अब दिल्ली में रैली कर रहे हैं, कल भी उनकी रैली होनी है और कल भी जिस तरीके से अशोक विहार में पहुंचे थे, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रभाव इसका पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी कल 4500 करोड़ की सौगात देने के लिए आए थे और उसके अंदर यूनिवर्सिटी जो है उसमें ईस्ट दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी परिसर बनेगा, वेस्ट में बनेगा और उसके अलावा एक रोशनपुरा में कॉलेज बनेगा और उन्होंने गरीब लोग जो झुग्गी में रहते थे उनको मकान की चाबी दी है उन्होंने। और नारोजी नगर के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है, उसका उद्घाटन किया है। सरोजी नगर के अंदर हजारों मकान जो एम्प्लॉयज के लिए होते हैं उनको अच्छा करके बना के दिया है। और अब कल मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में आने वाले हैं। मेरी जो डिमांड थी कि इटाला से मेट्रो बवाना होते हुए जानी चाहिए तो मेट्रो वहां जाएगी और उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। उसके साथ साथ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शाहबाद डेयरी के अंदर आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की भी वो नींव रखने वाले हैं। तो उससे मेरे क्षेत्र के अंदर आयुर्वेदिक की तरफ 100 बेड का अस्पताल होगा। तो नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात लेकर आते हैं और अभी दिल्ली को और भी सौगात, हमारे मैनिफेस्टो आएगा तब हम दिल्ली के नागरिकों को हम क्या हल देंगे जो केजरीवाल ने नहीं दिया उसको लेकर हम। अंतिम सवाल से कहूंगा, अपनी लोकसभा की जनता को और दिल्ली की जनता को आने वाले चुनाव के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को और दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, इस महाठग से बचिए। 10 साल किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम देना हो और 10 साल में रिजल्ट ना आए तो इसका मतलब वो नकारा है, फेलियर है। और इसके भरोसे अगर दिल्ली दे दी गई तो ये वही काम करेंगे, तीसरी बार अहंकारी हो जाएंगे। जैसे 26 जनवरी को इन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड का विरोध किया था, धरने पर बैठ गए थे। एलजी साहब ने कोई बात नहीं मानी तो एलजी साहब के कमरे में सोफे पर लेट गए थे। तो ये निरंकुश हो जाएंगे। अगर इन्होंने काम किया है तो उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फिर तो जनता अपने आप वोट दे देगी। ये लचीली लुभावनी घोषणाएं करने का मतलब क्या है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।